स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जब हम बात करते हैं एक यूकैरियोटिक सेल की, जैसे कि एक प्लांट की सेल है, जैसा कि एक एनिमल की सेल है, तो एक यूकैरियोटिक सेल में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर 3 प्रकार के कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। पहले प्रकार के जो कोशिका अंग हैं वो दोहरी झिल्ली से आवरणित कोशिका अंग है, यानी उन कोशिका अंगों के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन का आवरण उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया उसी कैटेगरी का एक कोशिका अंग है। नंबर 2, दूसरे कोशिका अंग इस प्रकार के हैं कि उनके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण उपस्थित है, यानी ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम के बारे में एक लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किया था, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो जो लाइसोसोम है वो इस सेकंड कैटेगरी का एक एग्जाम्पल है। और तीसरा, ऐसे भी कोशिका अंग हैं जिनके चारों ओर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली या मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं है। तो जो राइबोसोम है वो इस तीसरी कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेली की, कोशिकीय अंगों की, और उसी में आज हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नंबर 1 कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये यूकैरियोटिक जो सेल है उसके साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। किसी प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति नहीं है। तो ये केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल की विशेषता है। केवल उसी में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम एटीपी सिंथेसिस, एटीपी संश्लेषण का है, और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका के शक्ति ग्रह के रूप में इसे जाना जाता है। दूसरी बात कि सभी यूकैरियोटिक सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हो ऐसा जरूरी
नहीं है। जैसे इरिथ्रोसाइट की बात करें, आरबीसी की बात करें, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, लेकिन लीवर की सेल, किडनी की सेल्स, तो मोस्ट ऑफ जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप स्तनधारियों की, मैमल्स की जो आरबीसी है, जो इरिथ्रोसाइट हैं, उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अगली जो बात हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जबकि कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। तो यहाँ हम एक शब्द काम में लेते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये एक घटना है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण की क्रिया द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। तो वे कोशिकाएं जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती हैं, उनमें अनिवार्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, उपस्थित होती हैं। लेकिन जिन कोशिकाओं में एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, अनोक्सी श्वसन है, उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, अनुपस्थित होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। हालांकि कल मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्टिव पोर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नाम आता है सबसे पहले कॉलीकर नामक वैज्ञानिक का। कॉलीकर ने रेखित पेशियों के अंदर पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया और कॉलीकर ने इसे नाम दिया था सार्कोसोम। और आज भी रेखित पेशियों में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं उन्हें सार्कोसोम के नाम से ही जाना जाता है। फ्लेमिंग ने इसे फिला नाम दिया, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। जो इसका वर्तमान नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये जो नाम है वो दिया गया है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हमें स्टेन करना है, अभिरंजित करना है, तो एक जैव अभिरंजक है, वाइटल स्टेन है, जॉनस ग्रीन बी, इसका उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कोई स्लाइड बनाते हैं माइक्रोस्कोप में स्टडी के लिए, तो स्टेनिंग से पहले हम उस ऊतक को, उस टिश्यू को मारकर नष्ट करते हैं। तो स्टेन काम आते हैं, लेकिन जो वाइटल डाइज हैं, जैव अभिरंजक है, जैसा कि जॉनस ग्रीन बी हैं, बिना ऊतक को नष्ट किए मारे ये उसे अभिरंजित कर देता है। तो हम जीवित जो ऊतक हैं उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित करने के लिए जॉनस ग्रीन बी, जो एक जैव अभिरंजक है, वाइटल डाई है, उसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की।
तो कल एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था, यूट्यूब पे कल का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेलीज है। ये एक्चुअल में ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं और उससे रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, जो एटीपी के रूप में, जिसे ऊर्जा की करेंसी, ऊर्जा की मुद्रा के नाम से जाना जाता है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। उसमें भी केवल कहाँ? जिसमें ऑक्सी श्वसन हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो, उसमें ये पाई जाती हैं। कॉमनली इनको पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका के शक्ति ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, कल मैंने बात की थी, खुद का डीएनए है इसका, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि ये डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए से अलग है, क्योंकि वो तो लीनियर है। ये जीवाणु कोशिका के समान सर्कुलर डीएनए इसमें पाया जाता है। फिर इसके बाद खुद के राइबोसोम हैं, जो 55S प्रकार के होते हैं, और ये भी जीवाणु कोशिका से निकटता रखते हैं। तो स्वयं का डीएनए है, स्वयं के राइबोसोम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीनों का संश्लेषण स्वयं कर सकती है, और कुछ प्रोटीन न्यूक्लियर डीएनए से सिंथेसिस होकर यहाँ पर आ जाते। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली के नाम से जाना जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की बात करें तो नंबर सेल टू सेल वेरी करते हैं। कुछ कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत अधिक संख्या में है, कुछ में बहुत कम होता है। तो ये डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी पर। जो कोशिकाएं मोर एक्टिव हैं, ज़्यादा सक्रिय हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज़्यादा होगी, और जो कोशिकाएं लेस एक्टिव हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 5 पार्ट हैं इसके। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कल के डायग्राम में इसको OMM नाम दिया था। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन IMM नाम दिया था। बीच में एक स्पेस है, क्रिस्टी है, अंगुली नुमा अतिवृद्धियाँ, और अंदर एक मैट्रिक्स है। 1 बाय 1 बात करेंगे। पहले बात करेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सिंपल फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, जैसी बाकी झिल्लियाँ हैं वैसी ही एक सिंपल लिपिड की बाइलेयर से बनी हुई झिल्ली है। क्लियर? इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो पोरिन्स कहलाते हैं। चैनल है ये, जिनसे होकर ट्रांसपोर्ट यानी झिल्ली के भीतर और बाहर अणु आ जा सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन की बात करें, जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर अंगुली नुमा कुछ संरचनाएं बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी की संख्या के बारे में कल मैं बता रहा था। कोशिका की एक्टिविटी पर क्रिस्टी की संख्या, क्रिस्टी का आकार निर्भर करता है। इसी क्रिस्टी पर F1 पार्टिकल्स, जो ऑक्सीसोम कहलाते हैं, जो एक्चुअल में फॉस्फोराइलेशन की इकाई है, वो प्रेजेंट होती है। अच्छा, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनके बीच का स्पेस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। ये दोनों मेम्ब्रेन आउटर और इनर के बीच का एक पार्ट है। यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है।
क्लियर। अब बात करेंगे मैट्रिक्स की। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैट्रिक्स देखें तो वहाँ पर खूब सारे एंजाइम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जो एंजाइम हैं ये एक्चुअल में क्रेब्स चक्र, जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र TCA चक्र के नाम से जाना जाता है, उस चक्र के जितने भी एंजाइम हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होते हैं। एक एक्सेप्शन है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये अकेला माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे है और ये एंजाइम भी TCA साइकिल क्रेब्स चक्र में पार्टिसिपेट करता है। अब बात करेंगे क्रिस्टी की। क्रिस्टी अंगुली नुमा अतिवृद्धियाँ हैं। यहाँ पर F1 पार्टिकल्स ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्चुअल में फॉस्फोराइलेशन की यूनिट हैं, ATP सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, उसमें ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो क्रेब्स चक्र में पार्टिसिपेट करता हो, ETS में पार्टिसिपेट करता हो। आउटर मेम्ब्रेन पे ऐसे प्रोटीन जरूर हैं जहाँ पर कुछ एमिनो अम्लों का विघटन होता हो, वसा अम्लों का दीर्घाकरण जहाँ किया जाता हो। इनर मेम्ब्रेन में बेसिकली ATP सिंथेसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया होती है और इसी इनर मेम्ब्रेन पर F1 पार्टिकल पर ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल के एंजाइम हैं। यूरिया साइकिल जो होती है, कल बात कर रहे थे ऑर्निथीन चक्र के बारे में, जो ऑर्निथीन चक्र है वो अमोनिया से यूरिया के कन्वर्जन पर, अमोनिया है वो यूरिया में बदल जाती है, ये क्रिया ही ऑर्निथीन चक्र, यूरिया चक्र कहलाती है। ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर क्या क्या होता है ये हमने बात की। कल हम डिस्कस करेंगे ETS के बारे में, बेसिकली कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के वाहक उपस्थित हैं और वो 7 वाहक हैं, ये कैरियर्स संख्या में 7 होते हैं और ये ही मिलकर ETS रेस्पिरेटरी चेन सिस्टम का निर्माण करते हैं और इन्हीं का संबंध ATP सिंथेसिस से। तो कल बात करेंगे ETS के बारे में, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइमों के बारे में और किस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया पर ETS के द्वारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है और किस प्रकार ATP का निर्माण, ATP का सिंथेसिस होता है। तो उससे संबंधित एक कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी है जिसे पीटर मिशेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वो पीटर मिशेल की कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी हाइपोथेसिस समझाती है कि किस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के इस ETS पर ATP सिंथेसिस की प्रोसेस संभव हो पाती है। तो आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया के इस सेकंड पार्ट को डिस्कस किया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर डायग्राम हम कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो कल बेसिकली बात करेंगे ETS के बारे में, कैसे ETS काम करता है, ATP किस प्रकार बनते हैं, इस पे कल डिस्कशन रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स हैं, जो पार्ट मैंने बताए थे, उसमें एक स्ट्रक्चर इसकी मैट्रिक्स भी है। इसी मैट्रिक्स में आपको 55S प्रकार के तो राइबोसोम दिखेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया का सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA दिखेगा
और इन दोनों ही स्ट्रक्चर में राइबोसोम की उपस्थिति और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलरिटी शो करती हैं प्रोकैरियोटिक सेल के साथ, जीवाणु कोशिका के साथ। तो कल नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।